हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूँ, आपको भी पता है। तो आज मैं एक नई तरीके से जो हमारे पिछले साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वो मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन 20 प्रश्न उत्तर आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो इसको पूरा देखें क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर देखने वाले हैं। तो आइए इस क्लास को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको अभी पिछली क्लासों में संधि चैप्टर पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने संधि के तीनों भेदों में से स्वर संधि करवा दी है। स्वर संधि में से स्वर संधि के जितने भेद होते हैं वो मैं करवा चुका हूँ। जो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, मैं आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ करवा चुका हूँ। और आज मैं इन पर एक प्रश्नोत्तरी लेकर के आया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इस क्लास को अगर आप लगातार देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो आइए बिना देरी करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए, निम्नलिखित में से, शायद आपको दिख रहा होगा, ये इस प्रकार की क्लास मेरी पहली क्लास है। मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाता हूँ, लेकिन आज मेरी जो बुक से है वो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो थोड़ी ही मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर आपको कुछ समझ में ना आ जाए तो कमेंट जरूर करके मुझे बताएं कि हमें इस प्रकार से समझना है या नहीं समझना है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। देखो, आजकल जो क्वेश्चन आते हैं, हमारे जो प्रश्न आते हैं वो नहीं वाले ज्यादातर आते हैं। यहाँ फोकस करना है कि हमें नहीं है। अगर हम क्वेश्चन ही गलत पढ़ देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद है, तो हम टिक तुरंत कर देते हैं। जैसे मैंने ऐसे पढ़ा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद है, तो हम पहला ऑप्शन पढ़ेंगे दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि पर सरल करके हम आ जाते हैं और घर आकर के देखते हैं कि हमने ये क्वेश्चन गलत कर दिया। तो हमें नहीं पर ध्यान देना। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये प्रश्न देखो ध्यान से क्या कह रहा है, कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, संधि के मूल रूप से 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा होता है हमारा विसर्ग संधि। तो इसने पूछा है स्वर संधि के कितने भेद। देखिए, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। मैंने आपको कई क्लासों में बताया हुआ है, पिछले सारी जितनी भी क्लासें हुई हैं, कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 कौन सा? दीर्घ संधि, दीर्घ, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, और हमारी लास्ट आती है 5वीं अयादी संधि। 5 भेद होते हैं। तो इसमें देखिए कौन सा नहीं है। देखो, दीर्घ संधि होता है बिल्कुल, गुण संधि भी होता है बिल्कुल, वृद्धि संधि भी होता है बिल्कुल, अनादि अनादि नहीं होता। लास्ट जो हमारी संधि होती है वो होती है हमारी अयादी संधि। इसमें लिखा हुआ है अनादि संधि। तो बी इज राइट आंसर। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को करना है। तो बी इज राइट आंसर। देखो, काफी एग्जाम में आया हुआ है, यूपीएसएससी वीडियो री एग्जाम 2023। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। बने रहे इस क्लास में, आपके सामने बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आगे देखिए, आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। देखो, फिर से नहीं आया है और उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि स्वर संधि का भेद नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा दीर्घ संधि भी है, वृद्धि संधि भी है, गुण संधि भी है, हल संधि। देखो, हल जो संधि होती है वो संस्कृत के अंदर होती है। हल और अच, अच और हल संधि जो होती है, अच जो हमारी स्वर संधि को बोलते हैं, हर हमारी व्यंजन संधि को बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये संस्कृत भाषा में चलन में है, हिंदी भाषा में चलन में नहीं है। तो हल संधि इसका राइट आंसर आएगा, क्योंकि हल संधि हमारा स्वर संधि का भेद नहीं है। तो ए इज राइट आंसर। ये देखते हैं, यस, यूपीएसएससी वीडियो एग्जाम, काफी एग्जाम में आया हुआ है ये भी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा
आपको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन मैं आपको बहुत इजीली समझाने वाला हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संधि का युग्म गलत है? यहाँ भी गलत पूछा है, यहाँ भी नहीं पूछा है और यहाँ भी नहीं पूछा था। तो गलत हमें पता लगाना है सबसे पहले कि कौन सा गलत है। तो देखो, अनु अनुदित अनुदित अनु प्लस उदित, बिल्कुल। देखो, आप यहाँ अंदाजा लगा सकते हो। मैं थोड़ा हाथ जूम कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके ये क्वेश्चन। देखिए, यहाँ लिखा है अनु प्लस उदित। देखो, उ की मात्रा लगी है, मैं यहाँ समझा देता हूँ। जैसे यहाँ अनु, मैं पेन से समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा अनु प्लस उदित, क्या लिखा? अनु प्लस उदित। यहाँ जो है न में से मैंने निकाल लिया उ, और यहाँ प्लस का प्लस लिखा और उ का उ लिखा। जब उ और उ मिलते हैं तो दीर्घ उ में बदल जाते हैं। ठीक है, तो जो उ और उ है, तो ये जो दीर्घ उ में बदला, ये हमारी होती है दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ संधि। कौन सी होती है? दीर्घ संधि। सॉरी, दीर्घ संधि की मात्रा बड़ी ई की आएगी। तो ये हमारी दीर्घ संधि होती है। तो दीर्घ संधि में हमें क्या करना होता है? बड़ा उ लगा देना होता है। तो देखो, इस प्रकार से ए का ए लिखा हमने, ठीक है, और न पर किसकी मात्रा लग जाएगी? बड़े उ की मात्रा। ये दोनों जो हैं, प्रथम शब्द का पहला वर्ण लेना होता है हमें संधि में, और लास्ट जो शब्द होता है उसका पहला वर्ण, इसका अंतिम वर्ण लेना होता है, इसका पहला वर्ण। और जो ये होता है, इस पर हमें मात्रा लगा देनी होती है जिस संधि की होती है। जैसे यहाँ दोनों उ और उ मिलकर के बड़े उ बन जाता है, तो बड़े उ की मात्रा लगा देनी पड़ती है। तो बड़े उ की मात्रा किस पर लगेगी? न पर लगेगी। तो जो मैंने लगा दी। अब हमारे पास दित बचा है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो दित मैंने लिख दिया। तो अनुदित, तो अनुदित जो है वो सही है, राइट आंसर है। क्योंकि हम यहाँ भी अंदाजा लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि अनु जो है उस पर बड़े उ की मात्रा लगी है, क्योंकि बड़े उ की मात्रा लगी है। तो ये जो है, मैंने जो छोटी उ की मात्रा लगाई है, इसको हम बड़ा उ कर देंगे और इस प्रकार से ये हमारा राइट हो जाएगा। क्योंकि दीर्घ संधि में हमेशा दीर्घ ही बनता है। हम चाहे ए और ए को जोड़े तो आ ही बनता है, और आ को जोड़े तो भी आ ही बनता है, और ई को जोड़े तो बड़ी ई बनती है। उ और उ को जोड़े तो बड़ा उ ही बनता है। तो इस प्रकार से ये बड़ा उ आपके सामने मैंने बना दिया है। तो समझे, अनुदित ये राइट आंसर है। देखो यहाँ बड़े उ की मात्रा। अब देखो, अवनी प्लस इंद्र, अवनी प्लस इंद्र, अवनिंद्र। देखो, ई और ई मिल करके, यहाँ ई है और यहाँ ई है, यहाँ बड़ी ई है, यहाँ छोटी। चाहे छोटी ई मिले आपस में, चाहे बड़ी ई मिले, वो बड़ी ई में ही आगे हो जाता है, यानी कि बड़ी ई बन जाती है। ये भी, यहाँ भी कौन सी संधि है? हमारी दीर्घ संधि ही है। आगे देखते हैं। आगे जो हमारा है, पहले डी वाला देखते हैं। भू प्लस उद्धार, बुधार, भू प्लस उद्धार। अब भू का उद्धार करना, तो भू, यहाँ ऊ जुड़ा है भय में, और यहाँ भी ऊ आया है हमारा, और इस प्रकार से ये बड़ा ऊ हो जाएगा। और बड़े ऊ की मात्रा हमारी कौन सी होती है? घर वाली होती है। तो भय पर जो मात्रा है वो बड़े ऊ की हो जाएगी, और धार का धार हो जाएगा। तो इस प्रकार से भूधार का भूधार होगा। तो आपको समझना है इस प्रकार से। आगे देखिए, यानी कि ये भी, यहाँ भी दीर्घ संधि लगी हुई है। आगे देखिए, श्रद्धानंद, श्रद्धानंद, श्रद्ध प्लस आनंद। श्रद्ध प्लस आनंद नहीं होता, श्रद्धा प्लस आनंद होता है। आ और आ जुड़ करके आ ही लग जाते हैं, तो ये श्रद्धानंद हो जाएगा। तो राइट आंसर इज सी आएगा, क्योंकि ये गलत है। श्रद्ध लिखा हुआ है, श्रद्धा नहीं लिखा। हमें गलत युग्म ही देखना था। आई थिंक आपको पता चला होगा कि सी इज राइट आंसर क्यों है। इन सभी में दीर्घ संधि है, क्योंकि अभी हमने समझा है। और यहाँ जो है, यहाँ कौन सी संधि है? यहाँ कोई भी संधि नहीं है। अगर आ की मात्रा लगा दी जाए तो ही दीर्घ संधि से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। इसलिए सी आंसर इज राइट। देखते हैं इसका सी आंसर होगा या नहीं। यस, सी आंसर इज राइट। ये भी उसी कई एग्जामों में पूछा गया है। चलिए जल्दी से आगे चलते हैं।
आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो है अभीष्ट। क्या लिखा हुआ है? अभीष्ट। देखो, अभीष्ट का सही संधि विग्रह। संधि विग्रह क्या होता है? टुकड़े टुकड़े करना। विग्रह करना होता है टुकड़े टुकड़े करना, उन्हें तोड़ना। संधि विग्रह यानी संधि का विच्छेद करना, अभीष्ट। अभी आप देखिए, अभी 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 हम क्या करेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि कौन सा आंसर को हम काट सकते हैं, कौन सा गलत हो सकता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि अभी क्या यहाँ सही लिखा है या कभी सही लिखा है। देखो, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ अभी के लिए। जैसे मैं अभी लिखूं या फिर अभी लिखूं, तो अभी तो एक उपसर्ग है। हमेशा आपको याद रखना है कि जो हमारी संधि है उसमें संधि में प्रत्यय या उपसर्ग के योग से संधि अवश्य बनती है। अभी किसी प्रकार का प्रत्यय नहीं है, इस प्रकार से अभी नहीं आएगा। अभी अ, हो ही नहीं सकता, अभी आएगा, क्योंकि अभी का मतलब होता है चारों ओर या सामने या तरफ। तो अभी इसमें राइट होगा। अभी इस प्रकार का अभी कहीं नहीं आएगा। तो आपको जो ऑप्शन जहां जहां ये लिखा हो वहां काट देना है। जैसे कि अभी कहाँ नहीं लिखा, यहाँ नहीं लिखा हो, यानी डी ऑप्शन कट गया। अब अभी हमारा अभी यहाँ लिखा हुआ है, ए ऑप्शन कट गया। तो अभी दो है, सी में है, और अभी जो हमारा है बी में है। तो आपको दो ऑप्शन आपको ये याद रखने हैं। तो दो सी और बी में से होगा। अब हम चलते हैं ईस्ट। और ईस्ट, देखो ईस्ट कुछ नहीं होता, लेकिन जो ईस्ट होता है, क्या? ईस्ट। मैंने ईस्ट लिखा। ईस्ट का मतलब होता है, ईस्ट का मतलब कुछ नहीं होता, लेकिन इस ईस्ट का मतलब होता है चाहा हुआ या प्रिय। जो हम चाहते हैं वो प्रिय होता है। इस ईस्ट का मतलब नहीं होता। तो ये जहाँ ई बड़ी ई की मात्रा नहीं है वो आंसर राइट होगा। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? बड़ी ई वाला लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये कट जाएगा हमारा। अब हमारा ऑप्शन ए ही बचा। और अभिष्ट में किस प्रकार की संधि है वो आप एक बार देख लीजिए। अभी प्लस इष्ट, देखो ई और ई मिल करके, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। अभिष्ट, इसका राइट आंसर सी आएगा, क्योंकि हम राइट आंसर पर पहुंच चुके हैं। जैसे मैंने लिखा, अभी प्लस इष्ट। अभी का मतलब मैंने अभी बताया कि और चारों ओर, और इष्ट का मतलब प्रिय जो होता है, हमें जिसे हम चाहते हैं। तो अभीष्ट का मतलब अगर हम माने, तो अभीष्ट का मतलब होगा इच्छित या मनचाहा, जो हमारा लक्ष्य होता है वो मान सकते हैं। तो अभीष्ट जो है, देखो भय, देखो मैं इसका पूरा वर्ण विच्छेद की तरह आपको संधि समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने लिखा ए, देखिए आप, ए यहाँ है, भय प्लस में भय, भय लिखा क्योंकि भय पर छोटी की मात्रा लगी हुई है, मैंने भय लिख दिया। यस, आधा, और इसमें से मैंने निकाल दिया ई छोटी। प्लस का प्लस लिखा, ई का ई लिखा, प्लस में श और ट का शट लिखा। देखिए, संधि यहाँ हो रही है। जब छोटी ई और छोटी ई आपस में मिलते हैं तो बड़ी ई बन जाता है, यानी दीर्घ ई आवेश हो जाता है। तो हमें क्या लिखना है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। ए का ए लिखा, आधा भय का भय, भय पर आधा भय है, लेकिन इसमें स्वर मिलने से इस पर ई की मात्रा कौन सी लग जाएगी? बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, हमने लगा दी। और श का श और ट का ट, यहाँ शट बचा है। अभिष्ट इस प्रकार से हमारा राइट आंसर होगा। और आप यहाँ देख सकते हैं, अभिष्ट सेम ऐसे ही लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अभिष्ट का ये राइट आंसर है, अभि प्लस इष्ट। यहाँ संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है, क्योंकि ई और ई मिलने से दीर्घ आवेश हो जाता है, दीर्घ संधि हो गई। तो राइट आंसर इज सी। तो आप देख पा रहे हैं इसका आंसर सी है। हमने बहुत अच्छे से निकाल लिया है। देखो, यहाँ मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है आपको। वैसे अगर आप एग्जाम में जाओगे तो आप बड़ी इजीली सोल्व कर सकते हो इस प्रकार के क्वेश्चनों को। आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है महाशय। देखो, महाशय, आप यहाँ देखें, महाशय, महाशय में जो इसकी संधि विच्छेद करते हैं, मैं अगला पेज ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए।
देखो महाशय मैंने लिखा, महाशय, महाशय, और इसका संधि विच्छेद होगा महा प्लस महा प्लस आश्य। क्या लिख सकते हैं? महा प्लस आश्य। देखो यहाँ जो है, ध्यान से देखिए, यहाँ है में क्या निकाल दिया मैंने? आ निकाल दिया, ठीक है। और यहाँ प्लस का प्लस, और इससे पहले मैं लिखा हुआ है आपके सामने, और यहाँ आ है, और लास्ट में जुड़ा हुआ है शय, और ये महाशय। देखिए संधि जो हो रही है, हमारी संधि, अगर मैं आपको पिछली क्लासों के बारे में याद दिलाऊं जो मैंने बनाई है, उसमें मैंने कहा है पहले शब्द का अंतिम वर्ण, ठीक है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर योग करते हैं आपस में तो वो संधि होती है। योग करके जो परिवर्तन होता है वो संधि होती है। तो इसमें से मैंने आ निकाला और ये आ लिखा हुआ है, और आ के मिलने से आ ही बनता है। दीर्घ संधि में हमने ये नियम पढ़ा है, आ और आ मिलने से आ ही बनता है। तो देखिए मैं का मैं लिखा मैंने, है का है लिखा मैंने, लेकिन मात्रा कौन सी लग जाएगी इन पर? इन दोनों को मिलने से किसकी मात्रा लगी? बोलिए, आ की मात्रा। तो आ लिखा, और शय और ये हमारे पास पहले से बचा हुआ है, तो इस प्रकार से ये महाशय हमारे पास आ गया। आप देख सकते हैं महाशय यहाँ भी लिखा हुआ सेम। तो इस प्रकार से हम इनको सोल्व कर सकते हैं। तो महाशय में आ और आ मिलने से कौन सी संधि हो गई थी हमारी? ये हो गई थी दीर्घ संधि। कौन सी? दीर्घ संधि हो गई थी। तो इस प्रकार से हमें अगर संधि के बारे में पूछे तो हम दीर्घ संधि बता सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ सिर्फ संधि ही पूछिए कि स्वर संधि का कौन सा विध है, तो दीर्घ संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि है। बी 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 इज राइट आंसर। देखते हैं, बी इज राइट आंसर। यस, हम पहुंच गए अपने टारगेट पर। वेरी गुड। बी। देखो कितने स्कूल में, कितनी चीज़ों में बीपीएससी स्कूल्स टीचर्स एग्जाम 2023 का भी एग्जाम में पूछा गया है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे है हमारा उर्मिलेश। मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। सॉरी। देखिए जो हमारा 6वां क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। उर्मिलेश, उर्मिलेश शब्द का संधि विच्छेद। पहले तो आपको पता होना चाहिए उर्मी क्या होती है। उर्मी होती है तरंग, है ना, जो लहरें होती है वो उर्मी होती है। और यहाँ लिखा हुआ है उर्मिलेश, उर्मिलेश। मैं आपको पहले इसका संधि विच्छेद करके बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं यहाँ लिखता हूँ उर्मिलेश। देखिए मैंने लिखा क्या था इसमें? उर्मिलेश, उर्मी, उर्मिलेश। देखियो इसका जो विच्छेद होगा वो होगा हमारा उर्मिला, उर्मिला प्लस ईश। मैंने आपको बताया होगा कि उर्मिला का मतलब है तरंग या तरंगमयी या लहर, ठीक है। उर्मिला का तात्पर्य यहाँ जो हम रामायण पढ़ते हैं, जो हमारे लक्ष्मण जी हैं उनकी पत्नी का नाम भी उर्मिला ही है, तो वहां से भी हम इसका अंदाजा ले सकते हैं। तो उर्मिला जो होता है वो देखिए उर्मिला प्लस ईश। मैंने लिखा यहाँ कौन सा? जैसे मैं उर्मी का उर्मी लिख दिया, ठीक है, प्लस में ला, ये ला है, ये ठीक है, ले निकाला मैंने आधा, और प्लस में आ इसमें से निकाल दिया, प्लस में ई, प्लस में श। अब देखो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण, यहाँ संधि हो रही है, यस या नो? जब आ के साथ ई बनता है, देखिए मैंने आपको गुण संधि में पढ़ाया था, जब ए या आ का योग किसके साथ हो जाए? ई या ई के साथ हो जाए, बड़ी छोटी ई या बड़ी ई के साथ हो जाए। ए या आ का योग ऊ ऊ के साथ हो जाए, ए या आ का योग री के साथ हो जाए, तो ये क्रमशः ए ओ अर में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं? ए ओ अर में बदल जाते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? गुण संधि। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये गुण संधि है। देखो हमारा आंसर तो आ चुका पहले,
गुण संधि है। मैं इसको बनाना सिखा रहा हूँ आपको, ताकि आप इजीली सोल्व कर पाए इस चीज को। तो मैंने उर्मी का उर्मी लिखा। यहाँ देखिए, यहाँ जो है इस आ का योग ई के साथ होता है, तो ये किस में बदल जाता है, ए में बदल जाता है। किसमें, ए में बदल जाता है। ये आपको मैंने बताया हुआ है। तो जो लय है, यहाँ ए की मात्रा लग जाएगी। लय है, इस पर किसकी मात्रा लग जाएगी, क्योंकि ये हलंत के साथ है। इस पर मात्रा किसकी लगा दी जाएगी, ए की मात्रा, और शे हमारे पास बचा हुआ है। तो ये इस प्रकार से उर्मिलेश हमारा आ जाएगा। और यहाँ भी मैंने स्टार्टिंग में देखो क्या लिखा था, उर्मिलेश ही लिखा था। उर्मिलेश का मतलब यहाँ आप किससे लगा सकते हो, यानी उर्मी का मतलब होता है तरंग या तरंगमयी लहरों जैसी, मतलब लहरों जैसी सुंदरता या चंचलता वाली हो सकती है उर्मिला, जो लक्ष्मण जी की पत्नी है। और ईश का मतलब यहाँ स्वामी या प्रभु या मालिक से लगा सकते हो। ठीक है। तो उर्मिलेश, उर्मिलेश यानी जो उर्मिला जो है, उनके जो पति देव हैं लक्ष्मण जी, उनके बारे में कहा गया है। ये शब्द हम उर्मिलेश लक्ष्मण जी के बारे में प्रयोग ला सकते हैं। तो उर्मिलेश का मतलब लक्ष्मण। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा। पहली बात हमारी गुण संधि है, इसका आंसर यहाँ आ चुका है। क्वेश्चन नंबर हमारा था 6। तो हमारा 6 देखिए, उर्मिलेश। यहाँ देखो वर्ण का विच्छेद, संधि का विच्छेद करना था, सॉरी। तो उर्मिला प्लस ईश, यहाँ देखिए उर्मिला प्लस ईश, उर्मिल प्लस ईश नहीं, उर्मिला प्लस ईश। आपको जांच लेना है एग्जाम में भी। उर्मिल प्लस ईश, ए इज राइट आंसर। देखिए यस, हमारा राइट आंसर है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। तो मुझे बता दिया करो कि मैं अच्छे से आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। ये मेरी पहली क्लास है इस प्रकार से। तो आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है धरेश। समझिए इस धरेश को भी। मैं पेज निकाल लेता हूँ। धरेश, देखो मैंने लिखा धरेश, धरेश। अब देखिए मैं इसका संधि विच्छेद करता हूँ। सबसे पहले तो धरा प्लस ईश, मैंने अभी इसका मतलब बताया। इसका मतलब क्या होता है, स्वामी होता है, प्रभु या मालिक जो भी होता है, वो इसका मतलब होता है। तो देखिए धरा प्लस ईश, इसको अच्छे से समझे। देखिए ध का ध लिखा, पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का पहला वर्ण, यानी यहाँ रा लिया हमने, यहाँ ई लिया। ध का ध लिखा, प्लस में र में से हमने निकाल दिया आ, क्योंकि यहाँ आ लिखा हुआ, प्लस का प्लस लिखा हमने, ई का ई लिखा हमने, और प्लस श का श लिखा। देखिए ए या आ का योग ई के साथ हो जाए। अभी मैंने बताया था पिछली वाली जो हमारा क्वेश्चन था गुण संधि का, तो गुण संधि है। यहाँ गुण संधि में ए या आ का योग ई के साथ हो जाए तो वो ए में बदल जाता है। यहाँ संधि हो रही है इनके जोड़ से, तो ए में बदल जाता है। तो ध का ध लिखा मैंने, रे पर मात्रा किसकी आ जाएगी, अब ए की मात्रा लिखी, और शय हमारे पास पहले से ही बचा हुआ है। तो इस प्रकार से धरेश आ जाएगा। ये देख लीजिए धरेश मैंने लिख दिया। और यहाँ कौन सी संधि आपकी, गुण संधि है। तो यहाँ क्या पूछा था हम देखते हैं धरेश में। यस, धरेश, यहाँ संधि विच्छेद पूछा है। तो धरा प्लस ईश, राइट आंसर इज धरा प्लस ईश। यहाँ सी आंसर इज राइट आंसर। लिख लीजिए, हमने सही किया। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं, धरा प्लस ईश, धर का मतलब होता है क्या बोलते हैं, पृथ्वी, और ईश का मतलब होता है जो भी, जैसे मालिक, यानी जो पृथ्वी का स्वामी होता है उसको हम धरेश कह सकते हैं। तो इसमें आपको एक चीज याद रखनी है। मैं आपको यहाँ एक नोट बना के बता देता हूँ कि आपको गुण संधि में, फिर से मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। गुण संधि में आपको क्या याद रखना है, आपका जो ई होता है और आपका ऊ होता है और आपका री होता है। अगर ये ए या आ के साथ योग करें, यानी मैं फिर से लिख देता हूँ, ए या आ के साथ, यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ, ए या आ के साथ योग करे, ई या बड़ी ई योग करे, तो ये किस में बदल जाता है, ए में बदल जाता है। ऊ, ए या आ के साथ योग करे ऊ या बड़ा ऊ, तो ये
ओ में बदल जाता है, किसमें, ओ में। और और ये था री अगर ए या आ के साथ योग करे तो ये अर में बदल जाता है। ये हमारा गुण संधि का नियम था, ये आपको याद रख लेना है। ये मैंने काफी आपके पिछली क्लासों में करवाया। तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हमारा जो क्वेश्चन था वो देखिए कौन सा है। अब हम आ गए हैं कौन से क्वेश्चन पर, धरेश भी हो गया, महापलस ओजस्वी। देखिए महापलस ओजस्वी यहाँ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका महापलस ओजस्वी। देखिए महा, यहाँ देख लीजिए महा प्लस ओजस्वी, महा प्लस ओजस्वी, एक मात्रा आएगी यहाँ, महा प्लस ओजस्वी, महा प्लस ओजस्वी। मैंने लिखा महा प्लस ओजस्वी। देखो यहाँ आ निकाला मैंने है आ में से, और यहाँ ओ बना हुआ है। देखो यहाँ साफ साफ दिख रहा है, मैंने आपको समझाया हुआ है कि अगर अगर वृद्धि संधि में, यहाँ पहले मैं आपको बता देता हूँ, वृद्धि संधि है, और वृद्धि संधि में आपको मैंने मुझे कैसे पता चला, क्योंकि वृद्धि संधि में ए या आ का योग, ए या आ का योग ए के साथ हो या ऐ के साथ हो तो ये ऐ में बदल जाता है, यानी दीर्घावेश हो जाता है। ए या आ का योग ओ या औ के साथ हो, किसके साथ, ओ या औ के साथ हो, तो औ में परिवर्तन हो जाता है। ये वृद्धि संधि का जो नियम है ये आपको याद रख लेना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं बना देता हूँ स्टार, क्योंकि ये इसी से क्वेश्चन हमारे सोल्व हो सकते हैं। देखिए महा प्लस ओजस्वी, अब जो ये है एक मात्रा वाला ओ है, तो ये किस में बदल जाएंगे, ये बदल जाएंगे हमारे औ में। और जो औ जो आपको दिख रहा है उसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, आपको आप ध्यान से देखिए इसको। मैंने मैं लिखा, और है पर जो मात्रा है वो हमें ओ की लगानी है, ओ की मात्रा लगा दी हमने, और यहाँ ये हमने ओले ही लिया था। अब यहाँ बचा जस्वी, जय से और वी, महोजस्वी। तो इस प्रकार से महोजस्वी हमारे पास आ जाएगा, और ये वृद्धि संधि के गुण नियम से आया है। देखते हैं प्रश्न क्या पूछा है। ये रहा, यहाँ आपको दिख रहा होगा आई थिंक। देखो महा प्लस ओजस्वी, महोजस्वी, जहां दो मात्राएं दिखे, देखो जहां भी आपको दो मात्राएं दिख जाए वहां वृद्धि संधि होगी। तो महोजस्वी कहाँ लिखा हुआ है, बी ऑप्शन इज राइट, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि बी हमारा राइट आंसर। आगे देखिए पितृ प्लस इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनता है। इसमें मैं आपको सीधा बता दूं, पित्राज्ञा बनता है। पितृ का मतलब होता है पिता, और इच्छा का मतलब होता है हमारा जो इच्छा होती है पिता की, वो हम चाह बोल सकते हैं, अभिलाषा बोल सकते हैं, यानी पिता की जो चाहत होती है, पिताजी की जो इच्छा होती है वो होती है। तो पितृ प्लस इच्छा से कौन सा शब्द बना है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए पितृ प्लस इच्छा, पितृ प्लस इच्छा लिखा हुआ है। ये इच्छा जो होती है उसमें बड़ी की मात्रा नहीं होती। तो देखिए इधर आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, इसका थोड़ा संधि विच्छेद थोड़ा अलग होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण लेना है आपको, अगर आपको संधि विच्छेद अच्छे से सीखना है तो पी का पी लिखा मैंने, देखिए पी का पी लिख दिया। आगे देखिए प्लस तय का, ये तय है, ये तय का तय लिखा मैंने, क्योंकि ये इसको हम अलंत के साथ आधा करेंगे तो हम इसमें से री निकाल सकते हैं। यस या नो, यस। प्लस में मैंने लिखा ई, क्या लिखा, मैंने लिखा ई, क्योंकि यहाँ ई लिखा हुआ है। प्लस में च और छ मैंने इनको जोड़ करके लिख दिया था, क्योंकि हमें इनको आगे ऐसे सेम जोड़ना। जो हमारा संधि हो रही है, जो हमारी संधि हो रही है वो यहाँ हो रही है, कहाँ हो रही है, री और ई में। देखिए यहाँ जो संधि है वो यण संधि है। देखिए मैंने उस संधि में क्या क्या बताया हुआ है यण संधि में, कि ई और ई जो है वो य में बदल जाती है, उ और उ वह में बदल जाता है, और हमारा री जो है वो रै में बदल जाता है। किसी भी अन्य असमान स्वर के साथ योग होता है तो जो री है वो रै में बदल जाता है। मैंने आपको
जो संयुक्त अक्षर हैं वो भी बता रखे हैं। यहाँ संयुक्त अक्षर का यूज हो रहा है, जैसे तय जो है आधा तय प्लस रे के योग से बना है, तो हम इसका यूज करेंगे यहाँ। देखो यहाँ पी का पी लिखा, यस। जो आधा तय है वो आधा तय मैं किस प्रकार से बनाता हूँ, इसको समझने का तरीका ऐसे है। देखो इसको हम पूरा तय लिखते हैं, यस या नो, इस तय को ऐसे लिखते हैं, लेकिन मैं आधा तय इस प्रकार से बना देता हूँ, और जो रे है उस वो नीचे जो पदेन रे की मात्रा है उस पर लगा देता हूँ, तो इस प्रकार से त्रय बन जाता है। तो जो पै है उस पर मैंने आधा तय मैंने इस प्रकार से बना दिया, और जो आधा रे है उसका उसके नीचे मतलब पदेन वाली मात्रा लगा दी। लेकिन इसके साथ जो ई की मात्रा है वो कौन सी की मात्रा है, आप खुद देखिए, ये छोटी ई की मात्रा है और मैंने छोटी ई की मात्रा ये लगा दी, पितृ। और लास्ट में हमारा बचा है च और छ, पितृच्छा, पितृच्छा बना या नहीं, तो हमारा यही तो था। आप खुद देखिए, आप खुद देख लीजिए, पितृ प्लस इच्छा, अगर हमारा राइट आंसर होगा तो यही होगा। देखिए मैं आपको छुपा करके दिखा देता हूँ, पितृ छ और छ, और दोनों में किसकी मात्रा है, छोटी की मात्रा है, और यहाँ छोटी की मात्रा देखो लगी हुई है, पितृ छ, च और छ दिखा आपको, पितृ छ और छ। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो आप समझ सकते हो इस पर से, तो पितृइच्छा हमारा राइट आंसर होगा। और ये कौन सी संधि का था हमारा, ये हमारी यण संधि हमारी यहाँ पे। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे। हमारा लास्ट तो नहीं कह सकते, 10वां जो क्वेश्चन है वो देखिए। 10वां जो क्वेश्चन है हमारा वो है, आपको शायद दिख रहा हो, नीचे है क्योंकि अभी दिखा, यस। देखिए नद्यागम, यहां मैंने लिखा नद्यागम, शब्द का संधि विग्रह, विग्रह करना है तो विग्रह बहुत आसान होते हैं। नद्यागम, नद्यागम, यहां ध्यान से देखिए नद्यागम को। नद्यागम होता है नदी, नदी, नदी प्लस आगम, आगम, नदी प्लस आगम। देखो नदी का मतलब तो नदी होता है, आगम का मतलब होता है आना, यानी नद्यागम का मतलब नदी का आना। अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए न का न लिखा, ध्यान से देखिए आप, यहाँ आपको टाइम लग सकता है लेकिन आपको वहाँ टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ आपको अच्छे से सोल्व करने होते हैं, तो आप सोल्व कर सकते हैं वहाँ जल्दी से जल्दी 1 मिनट के लिए, यस। तो यहाँ देखिए न का न लिखा, प्लस में जो द का द लिखा मैंने, यहाँ मैंने हलंत लगा दिया। क्यों लगाया, क्योंकि मैंने इसको आधा किया और इसमें से जो हमारा स्वर था वो निकाल लिया। इस स्वर कौन सा है हमारा, बड़ी ई है, दिखा आपको। प्लस में प्लस का प्लस लगाया, आ का आ लिखा क्योंकि इससे आगे आ लिखा हुआ, प्लस गम का गम लिखा। अब यहाँ संधि हो रही है, मैंने आपको फिर से मैंने बताया हुआ है, यहाँ ई और ई का योग आ के साथ हो जाए तो क्या होगा, तो ए या आ का योग ई के साथ हो जाए तो आपको पता है कि यण संधि का नियम है, ई का हमारा ई हमारी किस में बदल जाती है, ई हमारी य में बदल जाती है, ई हमारी य में बदल जाती है, ये आपको बताया होगा। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ न है, न का न लिखा, द है, द पर द आधा द है, आधा द लिखा, यस। और फिर हमारा ई का जो था यू वो य बन गया, और इस पर मात्रा किसकी लगा दी, आ की लगा दी, और गम यहाँ लिखा हुआ है, गम। अच्छा हमारा सेम नहीं आया, नद्यागम नद्यागम नद्यागम। देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए नद्यागम, क्योंकि देखो जैसे मैं विद्यालय लिखता हूँ, जैसे विद्यालय, विद्यालय लिखा, जैसे मैंने लिखा विद्युत, जैसे मैंने लिखा गद्य। देखो हम इनको दो तरीके से लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे आपने विद्यालय ऐसे लिखा होगा, विद्य या ले और ये देखा होगा या नहीं बताएं मुझे। विद्युत आधा द यू और तय, यहाँ आप गद्य आपने देखा गद्य
ऐसे देखा होगा आपने। इसका मतलब इस जो द है, इसको हम द और ये पढ़ते हैं। इसको मैंने आप पिछली क्लासों में आपको बताया हुआ है कि आधा द और प्लस में यह है। क्या है ये? आधा द और यह बना हुआ है। तो यहाँ आधा द और यह बना हुआ है, हम इसको ऐसे बना सकते हैं, न का आधा द और ये नद्यागम। इसको आप आधा द और यह पढ़ें इसको, तो नद्यागम। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल राइट लिखा है। तो इस प्रकार से हम इसका सोल्व कर सकते हैं, नदी प्लस आगम से। आप देखिए राइट आंसर क्या होगा, नद प्लस आगम नहीं। यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा, देखो नद प्लस आगम नहीं, नदी प्लस आगम नहीं, हाँ सॉरी, नदी प्लस आगम राइट आंसर, तो बी हमारा राइट आंसर होगा। देखिए चलते हैं, यस, नदी प्लस आगम हमारा राइट आंसर है। आगे देखिए जल्दी से, हमारी बैटरी भी लगभग कंप्लीट है, 14% कोई नहीं, फिर भी हम कंप्लीट करते हैं 20 क्वेश्चन जो आज के थे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? यहाँ आपको टाइम लग सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको जल्दी से बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है महर्षि। देखो मैंने अभी अभी बताया था महाप्लस ऋषि होता है, महाप्लस ऋषि होता है। अभी किस में आया था? अभी आया था हमारा महा प्लस ऋषि, इसमें आएगा, कोई बात नहीं, महर्षि। ए ओ और अर जो होते हैं, देखो ये मैंने अभी आपके सामने लिखा हुआ है, ए ओ और अर जो है हमारे गुण संधि में बनते हैं, और गुण संधि में जो बनते हैं वो ये जो अर है ये इसी के योग से बनता है, महा प्लस ऋषि के योग। यहाँ अर्षि लिखा हुआ, तो इसलिए राइट आंसर नहीं है, यहाँ में संधि विच्छेद सही बताना है। महा प्लस विद्यालय, महाविद्यालय में महा प्लस विद्या प्लस लय बिल्कुल नहीं है ये संधि विच्छेद। यहाँ पहली बात तो महा प्लस विद्यालय जो होगा हमारा वो संधि नहीं होगा, वहाँ समास होगा, क्योंकि ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो महा प्लस विद्यालय, महा का मतलब आपको पता ही है बड़ा होता है, विद्यालय का मतलब विद्यालय होता है, तो बड़ा विद्यालय। अच्छा, यहाँ क्या हो गई? यहाँ हो गई हमारा कर्मधारय समास, तो ये राइट आंसर नहीं है। व्याकुल, व्याकुल में आएगा वी प्लस आकुल। क्या आएगा? वी प्लस आकुल, और वी प्लस आकुल वै के साथ किसका योग हो रहा है, मतलब ई के साथ किसका योग होगा? आ का, तो ये हमारी संधि जो है यण संधि में चली जाएगी। लेकिन यहाँ व्या प्लस कुल लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ आना चाहिए था वी प्लस कुल। आगे देखो, मधु प्लस अरि, तो मधु प्लस जो अरि है वो राइट आंसर है, क्योंकि मधु प्लस अरि जो है वो मधुभारी बन जाता है, और मधु का मतलब होता है शहद, और अरि का मतलब होता है शत्रु, जो दुश्मन होता है, यानी शहद का नाश करने वाला, यानी शहद का विनाश करने वाला। तो मधुभारी, मैं आपको ये मधुभारी समझा देता हूँ ताकि आपको पता चल सके किस प्रकार से मधुभारी आता है। देखिए, मधुभारी का जो विच्छेद होगा वो इस प्रकार से होगा। मैं मधुभारी ही लिखता हूँ पहले, मधुभारी, ठीक है। मधुभारी जो है वो मधु, देखिए ध्यान से समझिए इसको, मधु प्लस अरि, यानी मधु का नाश करने वाला मधुभारी। देखो जो ध है हमारा, उसमें से मैंने क्या निकाल लिया? ऊ निकाल लिया, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है। और जब ऊ का योग ए के साथ होता है, देखो जब ऊ का योग, ये कौन सी संधि है हमारी? ये संधि हुई हमारी यण संधि, और यण संधि में जो ऊ होता है वो हमारा वह में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? वह में बदल जाता है। तो यहाँ मैं पहले से ही था, मैं का मैं लिखा, और जो ध है उस पर ध है उसका क्या बन गया? जो ध है वो यहाँ आधा आएगा, क्योंकि जो ऊ है हमने ये मात्रा निकाली थी, और उससे पहले हमने जो ध था इसको आधा कर दिया था, क्योंकि ये व्यंजन था और उसमें से ऊ निकाल लिया था। तो ध का ध लिखा मैंने, और ऊ का क्या बन गया? वह बन गया, आधा वह बन गया, लेकिन ए के साथ मिलने से ये पूरा हो गया। और लास्ट में हमारा अरि बना हुआ है, क्योंकि ए तो इसके साथ जुड़ ही गया था, और री का री लिख दिया मैंने,
तो मधुवरी यहाँ बन गया और सेम बना है, आप खुद देख सकते हैं, मधुवरी मधुवरी। तो मधु प्लस अरी हमारा राइट आंसर आएगा इसमें, तो डी ऑप्शन इज राइट, आप देख सकते हैं। आगे देखिए जल्दी से, जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो, क्या लिखा हुआ है, जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य संधि होगी। देखिए मैंने आपको बता रखा है, ये चीज़ भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाली है। देखिए जैसे मैंने लिखा यहाँ, देखिए जब स्वर का योग स्वर के साथ हो, ठीक है, जब स्वर का योग स्वर के साथ हो तो वो स्वर संधि कहलाती है। क्या कहलाती है? स्वर संधि कहलाती है, ये आपको याद रखना है। दूसरा मैंने लिखा था, स्वर का योग अगर व्यंजन के साथ हो, राइट, जब व्यंजन का योग स्वर के साथ हो, या फिर व्यंजन का योग व्यंजन के साथ हो जाए, तो इन तीनों ही तरीकों से हमारी व्यंजन संधि ही बनेगी। क्या बनेगी? व्यंजन संधि ही बनेगी, ये आपको याद रखना है। तो इन तीनों तरीकों से ही व्यंजन संधि बनेगी, और इसमें लिख भी यही रखा है, यदि प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो। देखो कहीं भी स्वर आ जाए, स्वर का व्यंजन है, यानी व्यंजन आया, व्यंजन का नहीं, स्वर का व्यंजन के साथ, कहीं भी व्यंजन आ जाए और व्यंजन का व्यंजन के साथ हो तो वह व्यंजन संधि ही होती है। तो यहाँ व्यंजन संधि इज राइट आंसर आएगा, आप देख लीजिए, ए इज राइट आंसर। ठीक है, हम यहाँ राइट आंसर पर पहुँच गए हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखिए सद्भावना। देखो यहाँ जो सद्भावना है, यहाँ जो संधि है वो मैंने अभी तक आपको व्यंजन संधि है वो आपको नहीं करवाई है, कोई बात नहीं, लेकिन हम फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ। सद्भावना में सत प्लस भावना आएगा, क्योंकि जो तय है हमारा वो तीसरे में आवेश हो, तीसरे में बदल जाता है। जैसे तय वर्ग है, तय का तय, थ और द जो तीसरा वर्ण होता है हमारा उसमें बदल जाता है, तो तय का हमारा द हो जाता है, तो इसमें सत प्लस भावना आएगा, बी आंसर इज राइट आएगा। तो हम देख लेते हैं बी ठीक होगा। अच्छा अगला देखिए 14 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संधि कितने प्रकार की होती है? मैं आपको बता चुका, मूल रूप से संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो राइट आंसर इज बी। ठीक है, आगे देखिए स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? अभी आपको बता, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, और 5 भेद यहाँ लिखा हुआ है कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती है। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो डी इज राइट आंसर। देखिए डी हमारा राइट आंसर। आगे ये तो काफ़ी एग्जाम में आया है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप करते रहें मेरे साथ और आगे बढ़ते रहें। गुरुवोदार्य देखिए 16 जो क्वेश्चन है, और वो गुरु का मतलब जो होता है वो हमारा होता है शिक्षक, और औदार्य का मतलब, यानी औदार्य का मतलब होता है दयालुता, उदारता या महानता। जो शिक्षक की महानता होती है उसको गुरुवोदार्य बोलते हैं, इसका मतलब। तो गुरु प्लस औदार्य, अगर हम इसका विच्छेद करेंगे तो गुरु प्लस औदार्य आएगा। यहाँ गुरु प्लस औदार्य देखिए, गुरु प्लस औदार्य ये लिखा हुआ, और इसमें हमारी वृद्धि संधि होगी, क्योंकि यहाँ देखो डबल ओ, यानी ओ की मात्रा है और आई की मात्रा जहाँ आपको दिखे वहाँ वृद्धि संधि होती है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो गुरुवोदार्य यहाँ सी ऑप्शन इज राइट आएगा, आप देख सकते हैं सी इज राइट आंसर। अच्छा आगे देखिए स्वेलअप। अब स्वेलअप क्या होता है, यहाँ ध्यान से देखिए आप। स्वेलअप होता है, हम सु का मतलब, क्योंकि जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद होगा सु प्लस अल्प। सु का मतलब होता है अच्छा, तो एक बार मैं बता देता हूँ, सु प्लस अल्प, सी इज राइट आंसर। सु का मतलब होता है हमारा अच्छा या उत्तम, और अल्प का मतलब होता है कम लगा सकते हो, थोड़ा लगा सकते हो, यानी कम मात्रा में जो होता है वो अच्छा होता है। जैसे सुअल्प यानी खाना भी हमें कम खाना चाहिए, कोई भी कार्य हो हमें अच्छी मात्रा में या कम मात्रा में करना चाहिए। कम मात्रा में अच्छी मात्रा में किया हुआ या उत्तम मात्रा में किया गया कार्य है ना, वो अच्छा होता है। तो यहाँ देखो सु प्लस अल्प है, सु में से ऊ निकाल लिया हमने, ऊ जो
है ऊ का योग अगर ए के साथ होगा तो वो जो ऊ है वो वह में बदल जाता है। मैंने आपको बताया था यण संधि में। तो सु प्लस अल्प जो है देखो वह में बदल गया और ल और पै का लप कर दिया, तो यहाँ स्वैलप हमारा आ जाएगा। स्वैलप यानी सी आंसर इज राइट होगा। देख लीजिए आप स्वैलप। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, महर्षि। अभी हमने कहा किया था 11th वाला क्वेश्चन, ये देख लीजिए आप 11th वाला क्वेश्चन महर्षि। और महर्षि में महा प्लस ऋषि बताया था मैंने, महा प्लस ऋषि नहीं आएगा, तो महा प्लस ऋषि। तो आप देख लीजिए यहाँ कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे हम, महर्षि। देखिए महर्षि महा प्लस ऋषि, आ का योग री के साथ हो गया तो अन में बदल जाएगा। और ये हमारी की कौन सी संधि थी, ये कौन सी गुण संधि थी, अर में बदल गया। महाप्लस ऋषि महर्षि आपको दिखाई दे रहा होगा। महाप्लस ऋषि, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा, महाप्लस ऋषि, सॉरी। तो मेरी आवाज आ रही होगी, आप तक पहुंच रही होगी, आप देख लीजिए। तो महर्षि का मैंने बता दिया, महा प्लस ऋषि आएगा, तो बी इज राइट आंसर। देख लीजिए आगे जो क्वेश्चन है, हम आज भी इसी क्वेश्चन रखने वाले हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारा आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। मैं दिखा देता हूं आपको, देखिए यहां देखिए जो हमारा लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। देखो यहां लिखा हुआ है, एक मिनट, यहाँ लिखा हुआ है पत्र प्लस अयल, पत्रल नहीं बनता, मरण प्लस असन नहीं मंदा, मरणसन मरणसन, वीर प्लस अंगना नहीं, हाँ वीर प्लस अंगना है बिल्कुल राइट आंसर। यथा प्लस अर्थ यथार्थ नहीं होता, यथा प्लस अर्थ होता है, यथार्थ होता है, तो वीर प्लस अंगन। देखो वीर प्लस अंगना ये राइट आंसर होगा। देखो र में से ए निकाल लिया मैंने और यहाँ भी ए लिखा हुआ है, ए और ए किस में बदल जाते हैं, आ में बदल जाते हैं। ये मैंने आपको बताया था, ये दीर्घ संधि में है, तो वी का वी लिखा मैंने यहाँ। रे पर किसकी मात्रा लग जाएगी, आ की मात्रा लग जाएगी, और ये हमने ले ही लिया था क्योंकि ये यहाँ लिया था और ये यहाँ लिया था, और गय और ना हमारा पहले से ही है और अंक की मात्रा पहले से ही है, तो वीरांगना हमारा इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ हमारी दीर्घ संधि है, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, आपको याद रखना है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इस क्लास को फिर एंड करते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है दुशासन। देखो यहाँ जो है विसर्ग संधि है, और विसर्ग संधि मैंने अभी नहीं करवाई, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। दुशासन जो होता है, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो लास्ट है उसमें हमारी विसर्ग संधि होती है। जो श आपको दिख रहा है इसमें ये विसर्ग के स्थान पर आती है, तो दू जो है हमारा दू, यहाँ देख लीजिए दू जो है वो दू प्लस शासन होता है। अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो हम इसका संधि को जोड़ते हैं तो इस विसर्ग के स्थान पर आधा शे आ जाता है और शासन हम लिख देते हैं इस प्रकार से, तो दुशासन हमारा बन जाता है। यहाँ विसर्ग संधि है तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आप खुद देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद, ये कल करने वाले हैं। आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि जो मैंने आज आपके सामने जो ये क्वेश्चन करवाए हैं आपको अच्छे समझ में आए होंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपको मैं करवाने वाला हूँ, जो भी 100 200 300 500 क्वेश्चन है, ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से प्रगाढ़ हो सके और अच्छे से आप जो भी मतलब एग्जाम देते हो उसमें अच्छे से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। तो जितने भी क्वेश्चन है मैं हर क्वेश्चन जो कोई ना कोई एग्जाम में आए वो आपको करवाने वाला हूँ। तो इसी के साथ मैं मेरी क्लास को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत और जय विद्यार्थी, और सभी अपनी मेहनत करते रहें, सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। तो आई थिंक इस क्लास को समाप्त करना चाहिए क्योंकि ये क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।